कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे। बच्चों अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? अपनी क्षितिज पुस्तक से गद्यखंड पढ़ रहे हैं ना। और गद्यखंड में हम क्या पढ़ रहे हैं? मनु भंडारी द्वारा लिखित आत्मकथ्य कौन सा? एक कहानी यह भी। इसका शेष भाग हमको पढ़ना है। हमने आधा भाग पढ़ लिया और शेष भाग हमको पढ़ना है। तो शेष भाग में से पहले पढ़ने से पहले हम पहले चलते हैं किसके ऊपर? अपनी लेखिका के ऊपर। ठीक है, पहले हम लेखिका के जीवन के बारे में जानेंगे। तो लेखिका कौन है हमारी? मनु भंडारी। आपको मैंने बताया था ना मनु भंडारी का जन्म कब हुआ था? 3 अप्रैल 1931 को मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में हुआ था इनका जन्म। 3 अप्रैल 1931। ओके। इनके पिताजी का नाम क्या था? सुख संपत राय और माता का नाम था अनूप कुमारी। इनका जो जब ये लेखन कार्य में आई तो इन्होंने अपना नाम लिखा मनु भंडारी और उससे पहले उनका नाम क्या था? महेंद्र कुमारी। उनका नाम था महेंद्र कुमारी था। लेकिन जब वो लेखन के क्षेत्र में आई तो उन्होंने अपना नाम, अपनी रचनाएं जो लिखी वो मनु भंडारी के नाम से लिखनी शुरू की। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हिंदी से एमए की शिक्षा प्राप्त की। जो इनकी शिक्षा है वो हिंदी से एमए तक की है। ठीक है। इनका विवाह हुआ राजेंद्र यादव के साथ। राजेंद्र यादव वो भी हिंदी के प्रसिद्ध लेखक हैं। ठीक है, राजेंद्र यादव कौन है? हिंदी के प्रसिद्ध लेखक हैं। और उन्हीं के साथ इनका विवाह हुआ। विवाह के उपरांत में कोलकाता चली गई। कहाँ चली गई? कोलकाता चली गई। ठीक है। इन्होंने बहुत सी रचनाएं लिखी जिसमें इनकी विधाएं हैं उपन्यास, नाटक, कहानी, आत्मकथा आदि बहुत सी चीज़ें उन्होंने लिखी है। जिसमें कि प्रमुख रचनाएं हैं मैं हार गई, एक प्लेट सैलाब, त्रिशंकु। ओके। उपन्यास उन्होंने लिखा 1 इंच मुस्कान, कलवा, महाभोज और स्वामी। कलवा, महाभोज और स्वामी और 1 इंच मुस्कान, ये इनका उपन्यास था। और इनकी कहानी थी मैं हार गई, एक प्लेट सैलाब, त्रिशंकु। ठीक है, और यही सच है। इनका नाटक था बिना दीवारों का घर। नाटक क्या था? बिना दीवारों का घर। इनको कई पुरस्कारों और सम्मानों से नवाजा गया। इनको हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, हरिचंद अवार्ड दिया गया आदि। इनको बहुत सारे पुरस्कारों से नवाजा गया। इनका जो साहित्य था, इनके साहित्य की जो विशेषताएं थी बच्चों, वो थी इन्होंने बाल मन का वर्णन किया, स्त्री मन का वर्णन किया, रूढ़ियों का विरोध किया। ठीक है, इनकी रचनाओं में हमें दिखाई पड़ता है बाल मन का वर्णन, स्त्रियों के वर्णन और रूढ़ियों का इन्होंने परस्पर विरोध किया। इनकी भाषा जो थी सहज थी, सरल थी और पात्रों के अनुकूल हुआ करती थी। जैसे जैसे पात्र वैसे वैसे उनकी भाषाएं। तो इन्होंने हिंदी में तत्सम, तन्भव, मुहावरेदार भाषाओं का प्रयोग किया। ठीक है, हिंदी खड़ी बोली का प्रयोग किया इन्होंने। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। इनके लेखन में इनका जो हमारा है आज का आत्मकथ्य क्या है? एक कहानी यह भी। इसका हमने आधा अध्याय पढ़ा था। ठीक है, आत्मकथ्य और आत्मकथा में हमने आपको एक अंतर बताया था बच्चों कि आत्मकथा क्या होती है? जिसमें लेखक अपने संपूर्ण जीवन के बारे में वर्णन करता है, वो होता है आत्मकथा। और जिसमें लेखिका जो होती है अपने संपूर्ण जीवन का वर्णन नहीं करते, अपने जीवन की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णन करते, उसे हम कहते हैं आत्मकथ्य। तो जो मनु भंडारी जी ने लिखा है एक कहानी यह भी, इसमें इन्होंने हमने क्या पढ़ा था? इन्होंने सबसे पहले इन्होंने अपने बारे में बताया कि ये 5 भाई बहनों में सबसे छोटी थी और इनके पिताजी का स्वभाव कैसा था? बड़ा ही शकी स्वभाव था। इनकी माता सहनशील महिला थी। इन्होंने, जो माता थी, उन्होंने अपने पति के पूरे गुस्से को सहा, पूरे क्रोध को सहा और उसके बावजूद उन्होंने अपने 5 बच्चों की परवरिश बहुत अच्छे ढंग से की। ठीक है, और जो इनके पिता थे वो, उनको एक आर्थिक झटका लगा था। उनके साथ किसी अपने ने ही धोखा किया था, आर्थिक तौर पर धोखा दिया था, जिसके कारण उनका पूरा व्यक्तित्व ही बदल गया था। उन्होंने, उनका पूरा जीवन शक के दायरे में बीता। यहाँ तक कि लेखिका ने कहा था कि जो मेरे पिताजी थे वो हम लोग के ऊपर भी शक करने पे नहीं छोड़ते थे, मतलब उनको हर किसी पर विश्वास खत्म हो चुका था। तो हमने कहाँ तक पढ़ा था बच्चों कि वो हाई स्कूल तक पढ़ने पहुँच गई थी। चलिए अब इसके आगे हम पढ़ना शुरू करते हैं। अपनी पुस्तक खोल लीजिए और आइए हमारे साथ पढ़ते हैं। तो बच्चों आज हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। अब हमें नेक्स्ट पैरा पढ़ना है। पेज नंबर कौन सा? 96 का लास्ट पैरा हम शुरू करेंगे। शीला अग्रवाल ने साहित्य का दायरा ही नहीं बढ़ाया था बल्कि घर की चारदीवारी के बीच बैठकर देश की स्थितियों को जानने समझने का जो सिलसिला पिताजी ने शुरू किया
था, उन्होंने वहाँ से खींचकर उसे भी स्थितियों को सक्रिय भागीदारी में बदल दिया। सन 46-47 के दिन वे स्थितियाँ उसमें वैसे भी घर में बैठ रहना संभव था भला। प्रभात फेरियाँ, हड़तालें, जुलूस, भाषण हर शहर का चरित्र था और पूरे दमखम और जोश खरोश के साथ इन सब से जुड़ना हर युवा का उन्माद था। मैं भी युवा थी और शीला अग्रवाल की जोशीली बातों ने रगों में बहते खून को लावे में बदल दिया था। स्थिति यह हुई कि एक बवंडर शहर में मचा हुआ था और एक घर में। पिताजी की आज़ादी की सीमा यहीं तक थी कि उनकी उपस्थिति में घर में आए लोगों के बीच उठूं बैठूं जानूं समझूं हाथ उठाकर नारे लगाती, हड़तालें करवाती, लड़कों के साथ शहर की सड़कें नापती। लड़की को अपनी सारी आधुनिकता के बावजूद बर्दाश्त करना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। तो किसी को दी हुई आज़ादी के दायरे में चलना मेरे लिए। जब रगों में लहू की जगह लावा बहता हो तो सारे निषेध, सारी वर्जनाएं और सारा भय कैसे ध्वस्त हो जाता है, ये तभी जाना। और अपने क्रोध में से सबको थरथरा देने वाला पिताजी से टक्कर लेने का जो सिलसिला तब शुरू हुआ था, राजेंद्र से शादी की तब तक वह चलता ही रहा। तो बच्चों, लेखिका ने क्या बताया आगे? लेखिका ने कहा कि शीला अग्रवाल ने उनके खून में ऐसी बातें, जोशीली बातें भरी थी, जो उनका जो खून था वो अब लावे में बदल गया था। लावा यानी कि धधकता हुआ, लावा जो होता है बहुत ही ज़्यादा धधकता है, भड़कता हुआ होता है, आग्नि से भी तेज। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि उस समय क्या था, 46-47 का टाइम था, यानी कि आज़ादी के समय का, आज़ादी के समय की चल रहा था। उस समय कितने आंदोलन चल रहे थे। उस समय लेखिका क्या कर रही थी? प्रभात फेरियाँ यानी सुबह सुबह फेरी लगाती थी, हड़तालें करवाती थी, जुलूस निकालती थी और ऐसा भाषण देती थी जो जोश दमखम मतलब पूरे जोश और होशावास में दिया करती थी, जिससे में हर युवा, उस समय की जितनी भी युवा पीढ़ी थी वो उससे जुड़ा हुआ था। ठीक है, उन्होंने आगे बताया वंडर मीन्स बवाल। उन्होंने कहा एक बवाल शहर में मचा हुआ था आंदोलन को लेके, स्वतंत्रता को लेके, आज़ादी को लेकर, और एक हमारे घर में मचा हुआ था किसको लेकर? मेरे पिताजी को लेकर। मेरे पिताजी को मतलब उन्होंने लेखिका कहना चाहती हैं कि मेरे पिताजी को लड़कियों की पढ़ाई से तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मतलब कोई भी दिक्कत नहीं थी कि लड़कियां पढ़ें, लेकिन लड़कियां घर की चारदीवारी से बाहर जाएं ये उनको पसंद नहीं था। लेकिन फिर भी जो लेखिका थी वो क्या करती थी? वो नारे लगवाती, हड़तालें करती, लड़कों के साथ सड़कें नापती, मतलब लड़कों के साथ सड़कों पर घूमती। घूमने का मतलब यहाँ पर आज़ादी की लड़ाई के लिए सड़कों पर निकलती। ठीक है, ये सब जितनी भी चीज़ें हो रही थी वो उनके पिताजी को बर्दाश्त नहीं हो रहा था, जिसके कारण क्या हुआ? उन दोनों में टक्कर यानी मतभेद शुरू हो गए। पिताजी और लेखिका के बीच में टक्कर शुरू हो गया और ये टक्कर तब तक चलता रहा, यानी ये टकराव तब तक चलता रहा जब तक उनकी शादी राजेंद्र जी से नहीं हो गई। आगे देखिए, यश कामना, बल्कि कहूँ कि यश लिप्सा पिताजी की सबसे बड़ी दुर्बलता थी और उसके जीवन की धुरी था सिद्धांत की व्यक्ति को कुछ विशिष्ट बनकर जीना चाहिए, कुछ ऐसे काम करने चाहिए कि समाज में उनका नाम हो, सम्मान हो, प्रतिष्ठा हो, वर्चस्व हो। इसके चलते ही मैं एक बार उनके कोप से बच गई थी। एक बार कॉलेज से प्रिंसिपल का पत्र आया कि पिताजी आकर मिले और बताया कि मेरी गतिविधियों के कारण मेरे खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही क्यों न की जाए। पत्र पढ़ते ही पिताजी आग बबूला, यह लड़की मुझे कहीं मुँह दिखाने लायक नहीं रखेगी, पता नहीं क्या क्या सुनना पड़ेगा वहाँ जाकर। 4 बच्चे भी पढ़े, किसी ने ये दिन नहीं दिखाया। गुस्से से भरनाते हुए गए थे। लौटकर क्या कहर बरपा होगा इसका अनुमान था। सुबह पड़ोस की एक मित्र के यहाँ जाकर बैठ गई। माँ को कह दिया कि लौटकर बहुत कुछ गुबार निकल जाए तब बुलाना। लेकिन जब माँ ने आकर कहा कि वे तो खुश ही हैं, चली चल, मैं तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। तो बच्चों, आगे लेखिका कहती है कि यश कामना मतलब, यश मतलब क्या होता है बच्चों? उनके पिताजी को कीर्ति यानी कि यश की कामना थी। कामना मीन्स इच्छा थी, कीर्ति की कामना थी, यानी उनका प्रसिद्धि कह लें, और लालच था जो उनकी पिता की सबसे बड़ी दुर्बलता थी। ठीक है, और वो चाहते थे कि व्यक्ति को क्या बनना चाहिए? पढ़ लिख कर कोई विशिष्ट यानी विशेष व्यक्ति बन जाए। जैसे कि उन्होंने जितने भी अपने विद्यार्थियों को पढ़ाया था वो ऊंचे ऊंचे ओहदों पर चले गए थे, वैसे वो सोचते थे कि मेरे बच्चे भी पढ़ लिख कर बहुत ऊंचे ओहदे पर पहुंच जाए। लेकिन जब उन्होंने सुना कि मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, मतलब लेखिका क्या कर रही है उस समय, कि वो जुलूस निकाल रही हैं, हड़तालें कर रही हैं और लड़कों के साथ सड़क पर नारे लगा रही हैं, तो उनको वो चीज़ पसंद नहीं आई। 1-2 बार वो उनके कोप मतलब क्रोध से तो बच गई थी, लेकिन एक बार क्या हुआ कि प्रिंसिपल ने उनके इसी रवैये से, जो कि वो नारे लगाती थी, हड़तालें करवाती थी, इस रवैये से इसको उन्होंने अनुशासनात्मक कार्रवाई बोला। उसके लिए उनके पिताजी को पत्र लिखा और अपने पास बुलाया। और पिताजी क्या हो गए? आग बबूला। एक मुहावरा देखिए उन्होंने प्रयोग किया। आग बबूला मतलब
क्रोध से भड़क गए। तो वो क्रोध से भड़क कर वहाँ पे प्रिंसिपल के पास गए, लेकिन जब वो प्रिंसिपल से मिलकर वापस आए तो उनको उनकी लेखिका की सारी बातें बहुत अच्छी लगी। क्या अच्छी लगी? कि मेरी बेटी आज़ादी के लिए ऐसा कर रही है, ना कि कुछ और कारण से उनको बुलाया गया था। इस बात से वो बहुत खुश होते हैं और लेखिका की तारीफ़ करते हैं, जो उनको विश्वास ही नहीं होता कि मेरे पिताजी मेरी तारीफ़ करें, ऐसा उनको विश्वास नहीं हुआ। आगे देखिए, गई तो सही लेकिन डरते डरते, सारी कॉलेज की लड़कियां पर इतना रौब है तेरा, सारा कॉलेज तुम 3 लड़कियों की इशारे पर चल रहा है। प्रिंसिपल बहुत परेशान थी और बार बार आग्रह कर रही थी कि मैं तुझे घर बैठा लूँ, क्योंकि वे लोग किसी तरह डरा धमकाकर डांट डपट कर लड़कियों को क्लासों में भेजते हैं, और अगर तुम लोग एक इशारा कर दो कि क्लास छोड़कर बाहर आ जाओ तो सारी लड़कियाँ निकलकर मैदान में जमा होकर नारे लगाने लगती हैं। तुम लोगों के हमारी कॉलेज चलाना मुश्किल हो गया है उन लोगों के लिए। कहाँ तो जाते समय पिताजी मुंह दिखाने से घबरा रहे थे और कहाँ बड़े गर्व से कहकर आए कि ये तो पूरे देश की पुकार है, इस पर कोई कैसे रोक लगा सकता है भला। बेहद गदगद स्वर में पिताजी ये सब सुनाते रहे और मैं अवाक। मुझे ना अपनी आंखों पर विश्वास हो रहा था, ना अपने कानों पर यह हकीकत थी। अब लेखिका कहती हैं, जो पिताजी मेरे इतने गुस्से वाले थे और मुझसे बोल के गए थे कि लड़की मुझे मुंह दिखाने के लायक नहीं है, उस लड़की की वो तारीफ़ कर रहे हैं। तो इस बात से जो लेखिका थी वो परेशान थी और बिल्कुल चुप, अवाक मतलब बिल्कुल चुप रह गई, उनके होश गुम हो गए। उन्होंने सोचा कि मेरे कानों उनको अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि जो पिताजी मेरी इतनी बुराई करते हैं, मुझसे इतना लड़ते हैं, हमारे दोनों में बिल्कुल टक्कर बनी रहती है, आपस में हमारे विचार नहीं मिलते, हमारे विचारों में मतभेद रहता है, वो पिताजी आज मेरी इतनी प्रशंसा कर रहे हैं। इस बात पर उनको विश्वास नहीं होता है। एक घटना और, आगे वो एक घटना और बताने जा रही है। आज़ाद हिंद फौज के मुकदमे का सिलसिला था। सभी कॉलेजों, स्कूलों, दुकानों के लिए हड़ताल का आह्वान था। जो नहीं कर रहे थे, छात्रों का एक बहुत बड़ा समूह वहां जाकर हड़ताल करवा रहा था। शाम को अजमेर का पूरा विद्यार्थी वर्ग चौपड़ यानी मुख्य बाजार का चौराहा पर इकट्ठा हुआ और फिर भाषणबाजी। इस बीच पिताजी की एक निहायत दकियानूसी मित्र ने घर आकर अच्छी तरह पिताजी की लू उतारी। अरे उस मन्नू की तो मत मारी गई है, पर भंडारी जी को आपको क्या हुआ? ठीक है, आपने लड़कियों को आज़ादी दी, पर देखते आप जाने कैसे कैसे उल्टे सीधे लड़कों के साथ हड़तालें करवाती, हुड़दंग मचाती फिर रही है वो। हमारे आपके घरों की लड़कियों को शोभा देता है ये सब? कोई मान मर्यादा, इज्जत, आबरू का ख्याल भी रह गया है आपको या नहीं? वे तो आग लगाकर चले गए और पिताजी सारे दिन भभकते रहे। बस अब यही रह गया है, लोग आकर थू थू करके चले जाएं। बंद करो अब इस मन्नू का घर से बाहर निकलना। आगे दूसरी घटना बताती हैं कि जिस समय आज़ादी के आंदोलन चल रहे थे, लड़ाइयाँ चल रही थी, उस समय जब ये हड़ताल करवा रही थी, दुकानें बंद करवा रही थी, तो पिताजी के एक दोस्त मतलब मित्र उनके पास आते हैं जो बहुत ही पुराने विचारों के थे, निहायती दकियानूसी मीन बहुत ही पुराने विचारों के थे। उन्होंने घर आकर पिताजी की लूतारी मतलब पिताजी के ऊपर अपना सारा गुस्सा उतारा। लूतारी का मुहावरा है, मुहावरे का अर्थ क्या है? गुस्सा उतारा। और उन्होंने मन्नू यानी कि लेखिका के बारे में कहा कि उसको तो कोई परवाह ही नहीं, पता नहीं कैसे लड़कों के साथ घूमती है, हुड़दंग करती है और उसको अपनी इज्जत मान मर्यादा का कोई भी ख्याल नहीं है। अब वो तो आग लगा कर चले गए, ये भी एक मुहावरा बच्चों, यानी कि वो भड़का के चले गए और पिताजी सारा दिन भभकते रहे, मतलब उस जो आग लगाई थी यानी जो भड़काया था उसमें वो भड़कते रहे। और उन्होंने कहा, क्या कहा कि अब तो क्या आलम हो गया है कि लोग थू थू करके चले गए। थू थू करना ये भी एक मुहावरे, इसका अर्थ होता है बच्चों कि बेइज्जती करके चले गए। अब मनु का घर से बाहर निकालना बंद करो। आगे कहते हैं, देखिएगा, इस सबसे बेखबर मैं रात होने पर घर लौटी तो पिताजी के एक बेहद अंतरंग और अभिन्न मित्र ही नहीं, अजमेर के सबसे प्रतिष्ठित और सम्मानित डॉक्टर अम्बालाल जी बैठे थे। मुझे देखते ही उन्होंने बड़ी गर्मजोशी से स्वागत किया। आओ आओ मन्नू। मैं तो चौपड़ पर तुम्हारा भाषण सुनते ही सीधा भंडारी जी को बधाई देने चला आया। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। क्या तुम घर में घुसे रहते हो भंडारी जी? घर से निकला भी करो। यू हैव मिस्ड समथिंग। और वे धुआंधार तारीफ करने लगे। वे बोलते जा रहे थे और पिताजी के चेहरे का संतोष धीरे धीरे गर्व से बदलता जा रहा था। भीतर जाने पर माँ ने दोपहर की गुस्से वाली बात बताई तो मैंने राहत की सांस ली। देखिएगा क्या बता रही हैं आगे। यह कह रही हैं कि इस बात से बेखबर, यानी उनको कोई बात पता ही नहीं थी जिस बात पे वो गुस्सा रहे थे कि उनके दोस्त आए थे और वो इतना बोल के गए, इस बात से वो बेखबर थी। और जब रात में लौटी तो पिताजी के एक बहुत ही सम्मानित और प्रतिष्ठित मतलब धनी व्यक्ति डॉक्टर अम्बालाल जी घर में आए थे और उनको देखते ही वो बहुत खुश हुए, क्योंकि उन्होंने सुबह ही उनका भाषण सुना था, इसलिए वो उसमें बहुत ही गर्व कर रहे थे। यहाँ पर देखिए लेखिका ने अंग्रेजी भाषा का भी प्रयोग किया। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। यहाँ पर उन्होंने अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया। आगे उन्होंने कहा कि
आपको अपनी बेटी पर गर्व होना चाहिए। इस बात पर जो उनके पिताजी थे, उनका जो गुस्सा था, जो सुबह उनके दोस्त आए थे जिन्होंने भड़का के गए थे, उनका सारा गुस्सा धुआं हो गया, यानी ख़त्म हो गया। और उनको जब पता चला लेखिका को ये बात, तो उन्होंने राहत की सांस ली। ये भी एक मुहावरा है, यानी कि उनको चैन मिला। आज पीछे मुड़कर देखती हूँ तो इतना तो समझ में आता ही है, क्या तो उस समय मेरी उम्र थी, क्या मेरा भाषण रहा होगा। यह तो डॉक्टर साहब का इसलिए था जो उनके मुंह से प्रशंसा बनकर बह रहा था। यह भी हो सकता है कि आज से 50 साल पहले अजमेर जैसे शहर में चारों ओर से उमड़ती भीड़ के बीच एक लड़की का बिना किसी संकोच और झिझक के यूं धुआंधार बोलते चले जाना ही इसके मूल में रहा हो। पर पिताजी कितनी तरह की अंतर्विरोधों के बीच जीते थे। एक ओर विशिष्ट बनने और बनाने की प्रबल लालसा, तो दूसरी ओर सामाजिक छवि के प्रति भी उतनी ही सजगता। क्या यह संभव है? क्या पिताजी को इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि इन दोनों का तो रास्ता ही टकराहट का है? आगे के लेखक कहती हैं, जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ, यानी कि मैं अपने अतीत में जब झांकती हूँ, तो मैं ये सोचती हूँ कि उस समय तो मेरी कोई उम्र नहीं थी कि मैं इतना अच्छा भाषण बोल पाऊँ। हो सकता है ये डॉक्टर साहब की नेक दिली है, मतलब उनका बड़प्पन है कि उन्होंने मेरी इस तरह से तारीफ़ की। ठीक है, आगे वो कहती है, मेरे पिताजी और मेरे पिताजी की टकराहट का एक मूल कारण एक और भी था कि वो चाहते थे कि मैं उनको सब बच्चों को पढ़ा लिखा के एक विशेष आदमी बनाऊँ, यानी कि IPS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर ये बनाऊँ। लेकिन जो लेखिका थी, उनकी इच्छा क्या थी कि वो आंदोलनों में भाग लें और अपने मन की कार्य करें जो उनके मन में समझ में आता है। सन 47 के मई महीने में शीला अग्रवाल को कॉलेज वालों ने नोटिस थमा दिया, लड़कियों को भड़काने और कॉलेज का अनुशासन बिगाड़ने के आरोप में। इस बात को लेकर हुड़दंग न मचे, इसलिए जुलाई में 3rd ईयर की क्लासेस बंद करके हम 2-3 छात्राओं का प्रवेश निषिद्ध कर दिया। हुड़दंग तो बाहर रहकर भी इतना मचाया कि कॉलेज वालों को अगस्त में आखिर 3rd ईयर खोलना पड़ा। जीत की खुशी पर सामने खड़ी बहुत बड़ी चिर प्रतीक्षित खुशी के सामने ये खुशी बिला गई। शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि 15 अगस्त 1947। अब आगे लेखिका कहती हैं अपने आखिरी उसमें कि सन 47 जिस वक्त हमारा देश आज़ाद हुआ था, अगस्त में आज़ाद हुआ था, मई की बात कर रही हैं, मई, जून, जुलाई, अगस्त, यानी कि 4 महीने पहले की बात कर रही हैं। तो उन्होंने कहा कि कॉलेज वालों ने शीला अग्रवाल को लड़कियों को भड़काने के आरोप में क्या किया, नोटिस थमा दिया, उनको कॉलेज से निकालने की नोटिस दे दी गई। लेकिन हुड़दंग मतलब बवाल, उनको निकालने पर बवाल ना मचता, इस डर से तो कॉलेज वालों ने क्या किया कि कॉलेज के 3rd ईयर की क्लासेस को बंद करवा दी। लेकिन इतना बवाल हुआ कि उनको कॉलेज फिर से खोलना पड़ा। और इन सब के बाद उनको जो सबसे बड़ी खुशी मिली, वो खुशी थी, सबसे बड़ी खुशी कौन सी थी? चिर प्रतीक्षित, यानी बहुत समय से प्रतीक्षा की जाने वाली कौन सी खुशी? आज़ादी की खुशी, यानी कि 15 अगस्त 1947 जब हमारा देश आज़ाद हुआ। इस खुशी से बढ़कर कोई भी खुशी लेखिका के लिए नहीं थी। तो ठीक है बच्चों, यहाँ तक होता है हमारा अभ्यास। ये था हमारा अध्याय जो यहाँ पे खत्म होता है। बहुत ही अच्छा अध्याय लगा हमें। तो एक महिला का जब सशक्तिकरण होता है तो वो चीज़ हमें बहुत पसंद आती है। एक महिला होने के नाते हमें तो पसंद आएगी, आपको भी पसंद आना चाहिए कि महिलाओं का उत्थान हो, विकास हो, सबसे अच्छी बात है। ठीक है, तो इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हम अब आज आपसे कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं इसी अध्याय से संबंधित। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा कि एक कहानी यह भी किसकी रचना है, ये आपको बताना है। एक कहानी यह भी किसकी रचना है। प्रश्न नंबर 2, मनु भंडारी का जन्म कब और कहाँ हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? मनु भंडारी का जन्म कब और कहाँ हुआ। प्रश्न नंबर 3, महाभोज उपन्यास किसकी रचना है। महाभोज उपन्यास किसकी रचना है। प्रश्न नंबर 4, लेखिका के पिता का स्वभाव कैसा था। जो हमारी लेखिका है उनका पिता का स्वभाव कैसा था। क्वेश्चन नंबर 5, लेखिका के पिता शक्की स्वभाव के क्यों थे। लेखिका के पिता शक्की स्वभाव के क्यों थे। प्रश्न नंबर 6, यह पाठ साहित्य की कौन सी विधा पर आधारित है। यह पाठ साहित्य की कौन सी विधा पर आधारित है। प्रश्न नंबर 7, लेखिका ने मजबूरी में लिपटा त्याग विशेषण किसके लिए प्रयोग किया है। मजबूरी में लिपटा हुआ त्याग ये विशेषण है जो उन्होंने किसी के लिए प्रयोग किया था। किसके लिए प्रयोग किया था ये आपको बताना है। प्रश्न नंबर 8, कॉलेज की प्रिंसिपल किससे परेशान थी। कॉलेज की प्रिंसिपल किससे परेशान थी। प्रश्न नंबर 9, अपनी बड़ी बहन की शादी के समय लेखिका की उम्र कितनी थी। अपनी बड़ी बहन की शादी के समय लेखिका की उम्र कितनी थी। प्रश्न नंबर 10, लेखिका का ध्यान साहित्य की ओर किसने खींचा। लेखिका का ध्यान साहित्य की ओर किसने खींचा। प्रश्न नंबर 10, लेखिका ने किस वर्ष देश की सक्रिय राजनीति में भाग लिया।
लेखिका ने किस वर्ष देश की सक्रिय राजनीति में भाग लिया? प्रश्न नंबर 12, मन्नू भंडारी के कितने भाई बहन थे? मन्नू भंडारी के कितने भाई बहन, अर्थात लेखिका के कितने भाई बहन थे? प्रश्न नंबर 13, लेखिका के व्यक्तित्व को बनाने और बिगाड़ने में किसका हाथ था? मतलब किसका योगदान ज्यादा रहा? लेखिका के व्यक्तित्व को बनाने और बिगाड़ने में सबसे ज्यादा किसका योगदान रहा? ओके। प्रश्न नंबर 14, इस लेख में लेखिका कौन सा व्यक्तित्व सामने आया? इस लेख में लेखिका का कौन सा व्यक्तित्व सामने आया? प्रश्न नंबर 15, सन 1946 और 47 के दिनों में देश का माहौल कैसा था? सन 1947, 46 और 47 के बीच देश का माहौल कैसा था? प्रश्न नंबर 16, लेखिका की माँ का स्वभाव कैसा था? लेखिका की माँ का स्वभाव कैसा था? प्रश्न नंबर 17, किसकी जोशीली बातों ने लेखिका के रगों में बहते खून को लावे में बदल दिया? किसकी जोशीली बातों ने लेखिका के खून को लावे में बदल दिया? प्रश्न नंबर 18, लेखिका के पिता ने उसका रौब देखकर क्या अनुभव किया? लेखिका के पिता ने उनका रौब देखकर क्या अनुभव किया? प्रश्न नंबर 19, एक कहानी यह भी पाठ से कौन सी प्रेरणा मिलती है? ओके, एक कहानी यह भी पाठ से कौन सी प्रेरणा मिलती है? प्रश्न नंबर 20, प्रिंसिपल ने लेखिका के पिता को क्यों बुलाया? लेखिका ने प्रिंसिपल ने लेखिका के पिता को क्यों बुलाया? ठीक है। प्रश्न नंबर 21, लेखिका की शादी किससे और कहाँ हुई? लेखिका की शादी किससे और कहाँ हुई? प्रश्न नंबर 22, भग्नावशेष शब्द का क्या अर्थ है? भग्नावशेष शब्द का क्या अर्थ है? ये प्रश्न आपको पूरे 22 प्रश्न है। इन 22 प्रश्नों का उत्तर आपको जल्द से जल्द सेंड करना है हमें। तो ठीक है बच्चों, अब हम मिलते हैं आपसे आपके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।